हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको कॉमिक्स स्टोरी और जानकारी के साथ साथ मिलता है हमारे द्वारा बनाई गई फैनमेड कॉमिक्स पढ़ने का मजा भी। तो दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था, लेकर आ गया हूं आर्ट्स रिबूट का 7वां एपिसोड। पर इससे पहले आपको हमारी टीम द्वारा कराई जा रही व्हाट्सएप क्विज के बारे में बता देता हूँ, जहाँ आपको जीतने पर मिलती है 300 रुपये मूल्य की कॉमिक्स और एक सरप्राइज गिफ्ट भी। अगर आप कॉमिक्स के बहुत बड़े फैन हैं तो हमारे क्विज में भाग लें, जहां आपसे पूछे जाएंगे कॉमिक्स से संबंधित कुछ सवाल। अगर आप क्विज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम रजिस्टर करें, वह भी बिल्कुल मुफ्त, बिना किसी चार्ज के। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम एफएमसी। आगे हम देखते हैं पिशाच एंथोनी डोगा और बेड़े को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह कहता है, बात आज से 400 साल पहले की है। मैं यानी एंथोनी गोंजाल्वेज इंग्लैंड में एक मशहूर संगीतज्ञ था। मेरे साथी प्रिंस चमगादड़ की बेआवाज ध्वनि से प्रेरणा पाकर मैंने वालगुज संगीत बनाया, जो उस समय पूरे इंग्लैंड में प्रसिद्ध हो गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक तौर पर अपनी पैठ भारत में जमा चुकी थी। उसी कंपनी की एक लेडी अफसर वेणु, जो कि मेरी मित्र थी, उसने मुझे बाहर चलकर वहाँ के संगीतज्ञों से मेलजोल करने का सुझाव दिया। मैं मान गया और अपनी पत्नी जूली और बेटी मारिया के साथ सरकारी मेहमान बनकर आ गया भारत में। बॉम्बे और उसके आसपास के 7 द्वीप समूहों पर शासक बहादुर शाह सुल्तान के राय दरबार में एक बहुत बड़े पैमाने की संगीत वार्ता हुई। वार्ता स्पर्धा यानी कंपटीशन में बदली और फिर इंग्लैंड के सम्मान को बचाने के लिए मैंने वालगुज संगीत बजाया। मैं जीत गया और सुल्तान ने फिर देश भर के संगीतज्ञों से मुझे हराने की दरख्वास्त की। मैं सारी स्पर्धाएं जीत रहा था और अब मुझे मेरे संगीत पर घमंड होने लगा था। तब आया वो ऋषि कुमार इतिहास। उसके राग जलदार व राग अभिजीत सुर के आगे मेरा वालगुज संगीत हार गया। पर सुल्तान ने मुझे 4 दिन की मोहलत देकर एक मौका और देने का फैसला किया। मेरे संगीत की हार ने मेरे अहम को गहरी ठेस पहुंचाई थी। मैं नया संगीत बनाने में जुटा, पर मेरा मन व्यथित था। आखिर 4 दिन बीत गए और हम फिर राज दरबार में मिले और कहानी सुनाते सुनाते एंथोनी रुक जाता है और कहता है, अरे ये आवाज़ कैसी? इस पर डोगा कहता है, एक दुष्ट जिंदा है अभी और वो ट्रांसमीटर से यहाँ की खबर कहीं और पहुँचाने की कोशिश में है। यह सुनते ही भेड़िया उस पशु मानव को अपनी पूंछ में लपेटकर एक पटखनी दे देता है और उसका काम तमाम हो जाता है। तब वह कहता है, इससे मेरे दूसरे साथियों का मिशन खतरे में पड़ सकता था। इस पर एंथोनी कहता है, कौन साथी? खैर, हमें इनके बाकी अड्डे ढूंढने होंगे और बाकी की कहानी मैं तुम्हें रास्ते में सुना दूंगा। आगे हमें दृश्य दिखाया जाता है रायनगर का, जहां इंस्पेक्टर स्टील पर पशु मानव भारी पड़ रहे थे और उन्हें देख रहा था देव शिरोमणि पुत्र योद्धा। वह कहता है, अरे शामरी कहाँ गई? और ये गुंडे क्या उन श्रीमान बलवा के हैं? नहीं, ये तो विचित्र पशु मानव हैं और उस अकेले लोह मानव पर वार कर रहे हैं। वो हमें भला मानस प्रतीत हो रहा है, हमें उसकी सहायता करनी होगी। इतना सोचकर योद्धा उन पशु मानव पर टूट पड़ता है और कहता है, घबराइए नहीं मित्र, हम आपके साथ हैं। इस पर इंस्पेक्टर स्टील कहता है, थैंक्स दोस्त, इनका मुख्य अड्डा थोड़ी दूरी है, जहां मेरे दोस्त एक सैनिक टुकड़ी के साथ गया है। इन्हें निपटाकर मुझे वहां पहुंचना है। ताकत और जुनून के उस संगम के आगे पशु मानव हार रहे थे। योद्धा एक पशु मानव पर वार करते हुए कहता है, ढकमानगन का एक प्रहार आपको भी आपके साथियों सहित चिर निद्रा के आगोश में धकेल देगा श्रीमान ऋषभ मुख। 450 किलो वजनी इंस्पेक्टर स्टील के एक ही पहिए से उस पशु मानव को दिन में तारे नजर आ गए थे। स्टील कहता है, तुम और तुम्हारे साथी अब जेल की शोभा बढ़ाएंगे। यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। तुम सबको चुप रहने का अधिकार है। जल्दी उन पशु मानव को ठिकाने लगाकर स्टील और योद्धा पहुंच जाते हैं नरसिंह आर्मी के मुख्य अड्डे पर, जहां नरसिंह के सामने खड़ा था सुपर कमांडो ध्रुव। नरसिंह उससे कहता है, अद्भुत, मुट्ठी भर सैनिकों और उन 2 नमूनों संग तुमने मेरे मुख्य अड्डे पर सेंध मारी। मुझे कैमरे में तुम्हारी हर हरकत नजर आ रही थी। इस पर ध्रुव मजाकिया लहजे में कहता है, कैमरे? लगता है केवल इसी अड्डे पर पैसे खर्च किए हैं तुमने। फिर नरसिंह कहता है, मेरे पट्टों का राज तो तुम जान गए, पर इस सीरम का नहीं। खैर, अब ये जानकारी तुम्हें अगले जन्म में काम आएगी। इतना कहते ही नरसिंह एक सीरम पी लेता है और देखते ही देखते उसका शरीर विशाल हो जाता है। आगे वह कहता है, अब तुम तीनों की समाधि मैं यहीं पर बनाऊंगा। इतना कहते ही नरसिंह एक जोरदार पंच जमीन पर मारता है, जिसकी कंपन से ध्रुव लड़खड़ा कर गिर जाता है। इधर एंथोनी भेड़िया और डोगा को लेकर उनके लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। फिर वह अपनी कहानी दोबारा बताना शुरू करता है और कहता है, स्पर्धा फिर शुरू हुई 4 दिन बाद और अब की बार मेरा सब कुछ दांव पर लगा था। पर उस ऋषि पुत्र इतिहास के सुदृढ़ और मनमोहक सुरों के आगे मैं फिर से हार गया। मैं अपनी जन्मभूमि पर अपनी कर्मभूमि को 2 बार लज्जित करवा चुका था। इस पर डोगा कहता है, जन्मभूमि? फिर एंथोनी कहता है, हाँ, मैं मूल रूप से एक भारतीय ही हूँ।
उच्च शिक्षा और अच्छी जीवन शैली के लिए ब्रिटेन गया था, फिर वहीं बस गया। खैर, मेरी दूसरी हार ने मेरा मनोबल व घमंड दोनों तोड़ दिया था। मैं मानसिक रूप से कुंठित हो चुका था और कुंठा से उपजा क्रोध इंसान का विवेक व शील हर लेता है। मेरे साथ भी वही हुआ। अब मुझे केवल प्रतिशोध चाहिए था, अपने अपमान का बदला और हार का बदला। 2 दिन तक मदिरा के नशे में मैं केवल बदले की आग में जल रहा था। अपने बीवी और बच्चे की भी खबर ना ली कि वो किस हाल में है। मेरी दूसरी हार के बाद मेरा सरकारी आवास खत्म कर दिया गया था। जब मैं मदिरा के नशे में बाहर डूबा था, मेरी बीवी और बच्चे को सरकारी क्वार्टर से निकाल दिया गया था। मुझे ये बाद में पता चला, और जब पता चला तब तक एक भयानक अनहोनी मेरे नसीब में लिखी जा चुकी थी। मैंने रात में चुपके से इतिहास की कुटिया में आग लगाई और इंतजाम किया कि कोई बाहर ना आ सके। जब सब जलकर खाक हुआ तो वहाँ 3 लाशें थी, इतिहास और शायद उसके बीवी और बच्चे की। इतने में वहाँ कोई आ गया। आने वाला व्यक्ति था ऋषि वर्त, इतिहास का बाप, जिसने वहाँ फैले उस हैवानियत भरे रक्तम कर्म के लिए मुझे रक्त पिशाच बन जाने का श्राप दे दिया, ताकि मैं अनंत काल तक अपने किए गए उस पिशाची कर्म का फल भोगूं। जब उसका क्रोध कुछ शांत हुआ तो उसने बताया कि वे औरत और बच्ची मेरे थे, जिन्हें क्वार्टर से निकाले जाने के बाद इतिहास ने अपनी बहन समझकर पनाह दी थी। मेरा दिमाग यह सुनकर सुन्न हो गया, जैसे उसी पल मेरे ऊपर सैकड़ों उल्कापात हो गए हों। ग्लानि से मेरा हृदय भर गया था, खुद से घृणा हो गई थी, विवशता, पश्चाताप और आत्मद्वेष से मैं भर गया था। मेरे इस जघन्य पाप का कोई पश्चाताप नहीं था। तब ऋषि वर्त को मुझ पर थोड़ी दया आई और उन्होंने मुझे श्राप का तोड़ बताया कि इन तीनों का पुनर्जन्म जब होगा तब ये ही मेरी मुक्ति के सूत्र बनेंगे। आज 400 साल बाद रूपनगर में तीनों का पुनर्जन्म हो चुका है। जूली का पति मर चुका है, मारिया उसकी बेटी है और इतिहास अब एक इंस्पेक्टर है। एंथोनी आगे कहता है, 400 सालों से मैं अपनी इन शक्तियों से पाप का नाश कर रहा हूँ, पर मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। इस पर भेड़िया कहता है, गलती इंसान से ही होती है दोस्त, तुम पश्चाताप में जग की भलाई कर रहे हो, यही बहुत है। बाकी ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। आगे डोगा कहता है, सही कहा, और जब तक मुक्ति नहीं मिलती पाप का विनाश जारी रखो। आगे हमें दिल्ली एयरपोर्ट के पास का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ मौजूद था तिरंगा। वे मन ही मन सोच रहा था, मुझे यकीन है कि इन आतंकियों को हथियार सप्लाई यहीं से हो रहे हैं, सबकी आंखों के सामने और नाक के नीचे से। आगे एक ट्रक की तरफ देखकर तिरंगा सोचता है, बीए यानी बुलडॉग आर्मी का मार्क लिए वो ट्रक चेकिंग के बाद भी क्लीन चिट कैसे पा गया, इसे रोक कर ही गड़बड़ का पता चल पाएगा। तिरंगा अपनी रोक ट्रक की तरफ फेंकता है और जो ट्रक के स्टीयरिंग में फंस जाती है और तिरंगा एक झटका दे देता है। ड्राइवर से असंतुलित हुआ ट्रक पलट जाता है। तब तक परमाणु भी वहां पहुंच चुका था। तिरंगा ट्रक की चेकिंग करता है और जल्दी हथियारों का जखीरा ढूंढ लेता है। तब वह परमाणु को बताता है इसमें लेड और क्रिस्टल के लेयरों के नीचे छिपाकर ये हथियार आगे भेजे जाते थे। एक्सरे चेकअप के बजाय एयरपोर्ट सिक्योरिटी को इन लेयरों के नीचे खोजबीन करनी चाहिए थी। तिरंगा के इस जासूसी काम से परमाणु खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हारे जैसा चौकस दोस्त है तो दिल्ली की सुरक्षा में मुझे काफ़ी आसानी होती है तिरंगा। इस पर तिरंगा कहता है, यह तो हम दोनों का फर्ज है कि हम अपने शहर की सुरक्षा के लिए हर समय सतर्क रहें परमाणु। इसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और अपने अपने क्राइम फाइटिंग के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। विदा होते हुए तिरंगा एक शायरी बोलता है, चली फिजा कर मुकम्मल जिंदा ये एहसास, खत्म होगा जुल्म एक दिन गर मन में है विश्वास। आगे हमें दृश्य दिखाया जाता है महानगर का, जहां हरी मौत यानी नागराज पहुंच चुका था बुलडॉग तक। नागराज को सामने देख बुलडॉग कहता है, अरे कहाँ मार गया रे गंडे, ये नागराज मेरी खाल खींच लेगा, तब आएगा क्या? भूल गया कि मैंने तुझे हथियारों का जखीरा सौंपा था मेरी रक्षा के बदले। इस पर नागराज कहता है, अब दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं बचा सकती बुलडॉग, खुद यमराज भी नहीं। इससे पहले नागराज आगे बढ़ता, अचानक नागराज से आ टकराया एक तूफान, जिसकी टक्कर से उछलकर दूर जा गिरता नागराज। सामने था तंजानिया के जंगल का बेताज बादशाह थोडांगा, एक विचित्र पशु मानव। थोडांगा के अगले वार के लिए नागराज तैयार था। उनकी लड़ाई ऐसी थी मानो दो मदमस्त हाथी आपस में टकरा गए हों। नागराज के हाथों में आ चुके थे थोडांगा की पीठ पर उगे दोनों सींग। इस पर नागराज कहता है, तेरे ये भद्दे सींग मैं जड़ से उखाड़ दूंगा मोटे पेटू गेंडे, अपने सींगों को काबू में दे। थोडांगा कहता है, अबे सींग छोड़ हरामजादे। सिंह छुड़वाने के प्रयास में दोनों कांच की खिड़की तोड़ते हुए बाहर जा गिरते हैं, जहां डीडी भारती न्यूज की बेस्ट रिपोर्टर भारती न्यूज को कवर कर रही थी। वह कहती है, जैसा कि आप सब लाइव देख रहे हैं, दोनों लड़ते हुए बाहर आ गिरे हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार यह नाग शक्तियों वाला मानव वही मसीहा है जिसने दिल्ली में भी इन आतंकवादी पशु मानव को कई अड्डों को धूमिल कर दिया था। दिल्ली की वह वीडियो फुटेज तो नहीं है, पर कहा जाता है कि उसने हजारों सांपों से आतंकियों में खलबली मचा दी थी।
टीवी पर यह न्यूज सुन एक नेत्रांध वृद्ध चौंक कर कहता है, नाग शक्तियाँ, शायद ये वही है। मेरी बरसों की तलाश आज पूरी होने को है। मुझे स्वयं जाकर उससे बात करनी होगी। आखिरकार इतने वर्षों बाद घर वापसी करेगा तक्षक और ललिता देवी का पुत्र, तक्षक नगर का आखिरी वंशज। इधर नागराज और थड़ांगा की फाइट जारी थी। नागराज थड़ांगा के वार को रोकते हुए कहता है, खेल बहुत हुआ थड़ांगा, अब तेरे मरने का वक्त हो चला है। इतना कहते ही नागराज थड़ांगा को एक पटखनी दे देता है, जिससे उसके सिंग जमीन में धंस जाते हैं और नागराज कहता है, ले मर। इस पर थड़ांगा कहता है, अबे ये तो चीटिंग है रे नागराज। मौत का भय थड़ांगा की आंखों में स्पष्ट देखा जा सकता था। नागराज ने पूरी निष्ठुरता से टांग पर टांग रखकर थड़ांगा के दो फाड़ कर दिए थे। थड़ांगा की आखिरी चीख गूंज उठी। भारतीय न्यूज कवर करते हुए कहती है, ओ माय गॉड, नागराज ने उस शैतान को जरासंध की तरह दो भागों में फाड़ दिया है। नागराज के सिर पर वैश्य सवार हो चुकी थी। वह आगे कहता है, अब बारी है उस पागल कुत्ते बुलडॉग की। आगे हमें दृश्य दिखाया जाता है नागदीप का, जहां महात्मा कालदूत के सामने खड़ा था एक शख्स जो नागराज को ढूंढ रहा था। आखिर कौन था वह शख्स जो नागराज को ढूंढ रहा था? उसका नागराज से क्या संबंध था? क्या वेदाचार्य जिस शख्स को ढूंढ रहे थे वह नागराज ही था? आपको क्या लगता है वह शख्स कौन हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो करना ही है दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो करना ना भूलें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ क्लिक करके आप हमें फॉलो कर लें। तो बने रहे हमारे साथ और इसी तरह हमारे सफर को जारी रखें। तो लेता हूँ विदा। वेट एंड वॉच टीम FLC, जुनून नेवर डाई।